स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। मेरा नाम है सलमा खान और आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? तो अभी तक जो हमें पता है फोर्स के बारे में, हम सीखते हैं कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। यही हमने सीखा हुआ है कि अगर हम किसी चीज को अपने से दूसरी तरफ धकेल पा रहे हैं या फिर उस चीज को अपनी तरफ खींच पा रहे हैं तो इतना ही हमें पता है फोर्स। बट एक्चुअली में फोर्स इससे कई ज्यादा है, तो सीखेंगे हम उस चीज के बारे में। क्या होता है फोर्स एक्चुअली में फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो चीज जो ऑब्जेक्ट का इनिशियली बाय वर्च्यू, यानी कि पहले से किसी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट है और हम अप्लाई करके उस चीज के उस कंडीशन को प्रेजेंट कंडीशन में कोई चेंज ला सकते हैं, वो है फोर्स। तो अभी तक हमने सीखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का पुश और पुल। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट, ये सरफेस, फोर्स के अप्लाई करने से क्या हो सकता है, या तो ये हमसे दूसरी तरफ जा सकता है या फिर हम इसे खींच के अपनी तरफ ला सकते हैं। इतना ही हमने पढ़ा था फोर्स। और अब क्या है, फोर्स एक्चुअली में क्या कर रहा है, उसकी इनिशियल कोई भी कंडीशन है, एक ऑब्जेक्ट का कोई भी स्टेट है, अगर हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, जिस चीज से हम चेंजेस ला सकते हैं वो है हमारा फोर्स। देखते क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले मान लेते कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे है। बताया था मैंने कि रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, इट मींस इसकी वेलोसिटी हो गई 0, ये कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और इस पे हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन से मूव कर सकता है। अगर ये इनिशियली रेस्ट पर है तो फाइनली ये किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हो सकता है मूव करना, विच मीन्स हम क्या चेंज कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट। हमने स्टेट को चेंज किया। कहां से कहां किया, रेस्ट से मोशन पे किया। ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, कुछ भी नहीं कर रहा था, अपनी पोजीशन पर था। जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई करा तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अब मूव करने लग गया, विच मीन्स रेस्ट टू मोशन। इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी इनिशियल स्पीड u से जा रहा है। अब हमने क्या किया, हमने दूसरे डायरेक्शन से फोर्स दिया और फाइनली ये आ गया रेस्ट पे। ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन पे था, फोर्स देने से वो आ गया रेस्ट पे, कंडीशन चेंज हुई। और क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। 2 डायमेंशन में कैसे समझेंगे, सपोज ये सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम एक्स एक्सेस ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली किसी u स्पीड से जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। अगर मैंने इसको फोर्स दिया, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर मैंने इसको फोर्स इस डायरेक्शन में दिया तो हो सकता है, पहली बात तो इसकी वेलोसिटी चेंज होनी ही होनी है। और क्या चेंज हो रहा है, हमने इनिशियल उसके मोशन के कंडीशन से दूसरे डायरेक्शन में जब फोर्स दिया तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। उसके मोशन में जो चेंज आया वेलोसिटी के साथ साथ उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट के इनिशियल कंडीशन से उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। 4 देख लेते हैं। अब डायरेक्शन की बात नहीं करते, अब रेस्ट की बात नहीं करते हैं। हम मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉल ले लेते हैं। सपोज ये इनिशियली जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, रेस्ट पे तो नहीं है, कोई ना कोई वेलोसिटी इसके पास भी है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको जोर से किक दिया, हमने इस डायरेक्शन से इसको फोर्स दिया। जैसे ही हम फोर्स दे रहे हैं, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल वैल्यू है, अपने आप वो ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होएगा। जब हमने एक्सटर्नल उस पर फोर्स अप्लाई करा तो क्या हो गया, मान लेते हैं इसकी स्पीड अब ये हो गई, v हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स अगर हम दे रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज भी हो सकती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमने अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से वेलोसिटी दी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिकेट बॉल, जिस तरीके से अगर बॉल आ रहा है और जब हम उसको कैच करते हैं तो वो रेस्ट पे आ जाता है। सेम ऐसी अगर कोई भी
बॉल का एग्जाम्पल इजीली इसलिए होता है ताकि समझने में क्लियर हो कि अगर कोई बॉल रोल होते हुए आ रहा है किसी वेलोसिटी से, इधर से आपने किक मारा, बॉल एक स्पीड से रोल होता हुआ जा रहा है, तो दूसरे डायरेक्शन में जब उसको रोका जाएगा या सरफेस का फ्रिक्शन लगेगा किसी भी रीजन से, क्या होगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब कि हम चेंज इन वेलोसिटी ला सकते हैं ऑब्जेक्ट की बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन पे ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट पे ला सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। और जो फिफ्थ केस है वो कहता है कि मे चेंज द शेप साइज। ऐसा हर केस में नहीं होता है, किसी किसी केस में कर सकते हैं। जिस तरह से हम मान लेते कि कोई स्प्रिंग हो, और इसे हमने फोर्स दिया, तो किसी भी डायरेक्शन में देंगे, अगर इधर फोर्स देंगे तब भी इसका साइज में चेंज आएगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा और तब भी शेप एंड साइज में चेंज आएगा। तो ऐसे बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं जिसमें शेप और साइज का चेंज आता है। स्पॉन्ज ले लेते हैं, अगर स्पॉन्ज होएगा तो वो भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको फोर्स देते हैं तो एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। जब एयरपोर्ट्स कंप्रेस होते हैं तो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, और फिर जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं वो दोबारा अपने शेप पे वापस आ जाता है। तो कुछ ही ऐसे केसेस है जिसमें शेप एंड साइज का चेंज ले सकते हैं, अदरवाइज फोर्स हमारा क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द कंडीशन, इनिशियल कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या देखा हमने, ये किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन पे ला सकता है, मोशन से रेस्ट पे ला सकता है, पूरा रेस्ट पे नहीं लाना है तो वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है। चेंज इन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है बाय अप्लाइंग फोर्स। मे चेंज द शेप एंड साइज, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें फोर्स अप्लाई करने से चेंज तो होएगी ही, पर एक बेसिक नेसेसिटी है, ये सारे चेंजेस होने के लिए फोर्स के साथ साथ एक नेसेसिटी कंडीशन जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले फोर्स की हम देख लेते हैं इस तरीके से कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स की ऐसा यूनिट हमने पढ़ी है, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स होती है। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली ये रेस्ट पर है। अब क्या किया, हमें पता है इस डायरेक्शन में हमने फोर्स दिया, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स दे दिया 40 न्यूटन। अगर हम फोर्स दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमें पता है फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन पे आ सकता है। तो इधर से हमने दिया 40 न्यूटन, हमें श्योरली पता है कि ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस होएगा। क्या कर दिया, चेंज के लिए इधर से भी ऑपोजिट डायरेक्शन से 40 न्यूटन्स का हमने फोर्स दे दिया। अब ये फोर्स ऑब्जेक्ट को इधर मूव कराना चाहता है और ये फोर्स ऑब्जेक्ट को इधर मूव कराना चाहता है। मैं इसे कहती हूँ F1, इसे कहते हैं F2। मूवमेंट का जोर उतना ही होएगा जितना उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों तरफ से इक्वल इक्वल दे दिया, अब ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से तो कोई वैल्यू ऐड करेगा नहीं, और दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स आ रहा है तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। दोनों तरफ से इक्वल फोर्स आने की वजह से, दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स आने की वजह से ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होगा। नेसेसरी कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यही है हमारा बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यही ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा, अगर मैंने इधर से दिया 40 न्यूटन और इधर से आ रहा है 20 न्यूटन, ऐसे केस में ये मूव करेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स की वैल्यू में वेरिएशन है। इधर से 40 न्यूटन आ रहा है, इधर से 20 न्यूटन आ रहा है। हाँ, ये 40 न्यूटन को इस 20 न्यूटन से स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, पर जैसे ही ये बराबर बराबर हो जाएगा उसके बाद इसकी जो वैल्यू बचेगी वो इस ऑब्जेक्ट को मोशन करवाएगी, उस पर इफेक्टिव होएगी। इसका मतलब क्या है, फोर्स
जो अप्लाई कर रहे हैं, और हमने ये जो चेंजेस पढ़े हैं, ये सारे चेंजेस कब हो सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। दोनों तरफ से बराबर लगेगा तो ऑब्जेक्ट कभी मोशन करेगा ही नहीं। मोशन के लिए जरूरी है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये हो गए हमारे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्स लगेगा जब एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो। दो डायरेक्शन की बात नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से एक ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन पे सरफेस पे रखा हुआ है तो उसमें हर डायरेक्शन से कहीं से भी जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, ये अगर यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, इधर से किसी एंगल से लगा दिया, तो अलग अलग डायरेक्शन से जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं, अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। और प्रेजेंट कंडीशन में किसी भी तरह के चेंजेस लाने के लिए नेसेसिटी कंडीशन क्या है हमारा? अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। यही है बेसिक कंडीशंस फोर्स के लिए। तो कुछ टर्म्स इसके साथ कर लेते हैं जो कि बाद में हमें लॉस को समझने में हेल्पफुल हो। कुछ बेसिक टर्म्स जो हम कर लेते हैं। क्या होता है कि एक होता है मास और एक टर्म है हमारी इनर्शिया। तो पहले बात करते हैं इनर्शिया की। क्या कहता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब हमें पता है कि इसके प्रेजेंट कंडीशन में कोई भी चेंज लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं करेगा। विच मीन्स अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना ही रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। सेम ऐसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है u स्पीड से, तो तब तक इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि एक्सटर्नली कोई फोर्स किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई ना हो रहा हो। अगर मोशन के डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, ऑपोजिट देंगे तो डिक्रीज हो सकती है। मान लेते हैं हमने कोई फोर्स नहीं दिया, तब भी वो बॉल रोल होते हुए एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सरफेस उस पर लग रहा है, वो भी क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स ही है। पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, अगर ये मोशन कर रहा है तो ये मोशन पे बना रहेगा। ये जो ऑब्जेक्ट की अपनी एबिलिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बने रहना और मोशन पे है तो मोशन पे ही बने रहना, इस चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसमें कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी, अपनी एबिलिटी खुद की, जिसको वो चेंज नहीं करता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, यही चीज है उसकी इनर्शिया। ये मास से कैसे रिलेटेड है? मास क्या सीखा है हमने? मास क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कंटेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कंटेंट, उसके अंदर कॉम्पोजिशन या फिर मटेरियल कितना है, वो वैल्यू बताता है हमें उसका मास। ये है मास। मास को किस चीज में मेजर करते हैं हम? यूजुअली ऐसा यूनिट हमारे इसमें केजी में होती है, हाँ? कि मास की वैल्यू को हम केजी में कैलकुलेट करेंगे। तो इनर्शिया को ये भी कह सकते हैं कि मेजर ऑफ इट्स मास। अब क्या होता है कि ये एक सरफेस है, अब हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं, पर हमें पता है कि अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और यहाँ एक छोटा ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि फोर्स अगर अप्लाई किया जाएगा तो दोनों ही मूव करेंगे, उनके प्रेजेंट कंडीशन में कोई ना कोई चेंज आएगा। हम मान लेते हैं अगर F1 और F2 इक्वल दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं, इसका मास M1, इसका मास M2, तो क्या दोनों के प्रेजेंट कंडीशन में इक्वली चेंज आएगा? ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये छोटा ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है।
अगर इनके मास में वेरिएशन है और हम फोर्स को इक्वल रख देते हैं तो सेम फोर्स दोनों के स्टेट ऑफ कंडीशन में अलग अलग चेंजेस लाएगा। ये छोटा ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इतना फोर्स दिया और ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग गया, उतना ही फोर्स अगर मैं इस पे लगाऊं तो ये उतनी वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। अगर वो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हुई तो हो सकता है m2 मोशन करे और हो सकता है m1 मोशन ही ना करे, u1 0 रह जाए और u2 की कोई वैल्यू हमें मिल जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनर्शिया क्या है, इसके मास का मेजर उससे रिलेटेड है। अगर ये ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियली हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे अगर माना था तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि m1 ग्रेटर है m2 से, और अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम तो ऐसे केस में दोनों के कंडीशन में डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो इससे रिलेटेड फोर्स, मास और इनर्शिया से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।